हमारी आज की मूवी की शुरुआत में हम नई दुनिया की तलाश में एक स्पेसक्राफ्ट खला के सफ़र पर रवाना देखते हैं। इसका पहला मकसद खला में माइनिंग करना होता है। ये स्पेसक्राफ्ट 4 साल और 2 महीने में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। इसमें जितने भी लोग होते हैं ये सब के सब क्रायोस्लीप में हैं और तभी अचानक से बहुत सारे एस्ट्रॉयड स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे स्पेसशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसमें जितने भी पोर्ट्स होते हैं इनके अंदर इंसान गहरी नींद में है, वो अपने आप ही लॉन्च होने लगते हैं। दरअसल एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि जल्द ही पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए वो सभी पॉड्स को पास के सियारे की तरफ लॉन्च कर देता है। इन्हीं में से एक पॉड्स एनडी का भी होता है। अब पॉड्स जब करीबी सियारे के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो शदीद प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से खुद ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, पर किसी तरह से एनडी का पॉड्स बच जाता है, लेकिन सियारे की सतह से टकराते ही क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो गहरी नींद में था। फिर इसे अपने फैमिली के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जल्दी एंडी अपने आप को संभालता है और ख़ुद को पॉड से बाहर निकालता है और देखता है कि इसका स्पेसशिप भी इसी सियारे पर क्रैश हो गया है। इसे पता चल जाता है कि ये सियारा वो नहीं जहाँ के लिए वो निकले थे। अब वो इस तरह बढ़ने लगता है जहाँ पर इसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। जल्दी ये इस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर इसे एक पॉड्स और दिखाई देता है, लेकिन जो इसके अंदर इसका साथी था वो भी मर चुका होता है। वो इसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया होता है। यहाँ पर खून के निशानों के साथ साथ किसी के पंजों के निशान भी होते हैं। हो सकता है सियारे पर कोई खूनखार मखलूक आबाद हो। वो आगे बढ़ता है जहाँ पर इसे कुछ लाइट्स नज़र आती है, जिससे वो समझ जाता है यहाँ कोई ना कोई इंसान मौजूद है। तभी इसका एक साथी वहाँ नज़र आता है जिसका नाम डोइंग था। एंडी की तरह इसका बॉट्स भी बच गया था। वो कहता है कि स्पेसशिप से मैंने कुछ ज़रूरी सामान को इकट्ठा करके ये सब कुछ बनाया है। क्रैश होने से पहले मैंने नेविगेशन को देखा था, जिससे मुझे पता चला कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए एक शॉर्टकट लिया जो कि एस्ट्रॉयड का रास्ता था, और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैंने ये इक्विपमेंट बनाया है जिससे हम ज़मीन पर अपना पैगाम भेज सकते हैं। इस पैगाम को पहुंचने में 8 महीने लगेंगे, और अगर उन्होंने हमारे लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजी तो इन्हें यहाँ तक पहुँचने में पूरे 2 साल लगेंगे। यानी कि 2 साल 8 महीनों तक हमें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, और ये बहुत लंबा अरसा है जिसे एंड्रयू डर जाता है। वो कहते हैं इतना लंबा अरसा हम यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकते। डोइन कहता है कि स्पेसशिप का जो पिछला हिस्सा है वो अब भी ठीक है, यहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई भी है। गलती से एंडी के पैर से मशीन का प्लग निकल जाता है। जब इसको लगा रहा होता है तभी एक बहुत बड़ी मखलूक डोइन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। जब एंडी ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसे कुछ पता नहीं चलता कि डोइन कहाँ चला गया, लेकिन वो इसकी गन उठाता है और जिस तरह से डोइन ने इसे ज़मीन पर पैगाम भेजने के लिए कहा था वो पैगाम भेज देता है। अब वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचेगा वो अपनी जान नहीं बचा सकता। वो एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर चल रहा होता है कि तभी इसके स्पेस सूट में मौजूद एज सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। डर के मारे एंडी चलाने लगता है। इसी वक्त दूसरी तरफ से रेडियो पर इसी के एक साथी न्यूमी की आवाज़ आती है जो कि बच गई थी। वो इसे अपनी लोकेशन भेजती है जो इससे कई मील दूर की दूरी पर है, लेकिन एंडी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो पहले न्यूमी के पास जाए और इसकी मदद करे। इसका ये सिस्टम इसको स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के पास जाने का कहता है जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद और खाने की सप्लाई भी, इसलिए नोमी को मना कर देता है। नोमी कहती है कि तुम ऑक्सीजन की फिक्र मत करो, मेरे पॉट्स में बहुत ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों के दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी नोमी की बात मान जाता है और अब इसके ये सिस्टम के मना करने के बावजूद भी वो नोमी की तरफ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने सूट को पास के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन इसका सूट ये नहीं कर पाता है, इसलिए इसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। तब इसे एहसास होता है कि इसके पास से गुजरा है, इसलिए वो रुक जाता है। और एंडियो को ये भी लगता है कि ये इसका वहम है। जिस तरह इसे बार बार अपने ख़ानदान के बारे में एल्यूजन होते हैं, इसी तरह इसे अब ये भी एल्यूजन हो रहे होंगे। वो खुद को तसल्ली देता है कि इसके पास कोई नहीं है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी ज़मीन पर इसे छोटे से होल्स दिखाई देते हैं। वो इन होल्स का पीछा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर जाला भी लगा होता है। वो समझ जाता है कि सियारे पर कोई मखलूक है जो कि बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है, इसलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाने की कोशिश करता है। इसी वक्त इसको इस मखलूक के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है, जिसके बाद वो इस एरिया को स्कैन करता और इसे पता चलता है कि इसके बहुत सारे साथी इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो इसे वीडियो पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता और वो एक फ्लायर फायर करता है, जिससे इसकी नज़र इस सियारे की खतरनाक मखलूक पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि इस खूनखार मखलूक ने इसके बाकी साथियों को खा लिया है। इसके पेट में इसके साथियों के ट्रैकर्स हैं, इसीलिए इसे अपने साथियों की लोकेशन आसपास ही दिख रही होती है। इतने में वो मखलूक इसके ऊपर भी हमला कर देती है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और ज़मीन में बनी दर्जों के अंदर गिर जाता है। खतरनाक मखलूक अब भी इसका पीछा कर रही होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और चट्टान से गिर जाता है, जिससे इसका सूट एक जगह से फट जाता है। वो अपने सूट को किसी तरह से ठीक करता है। इसे समझ में आ चुका है कि सिर्फ रोशनी में ही मखलूक इसे अच्छे से देख सकती है। तभी से डोइन की रेडियो कॉल आती है, जिसको मखलूक अपने साथ उठाकर ले गई थी। वो बताता है कि मैं इससे लड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एंडी बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, इसलिए दोबारा पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता।
तभी रेडियो से दूसरी तरफ से न्योमी से कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। अगर हम अपने साथी डोएन को बचा पाए तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। न्योमी की बात सुनकर वो डोएन को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डोएन दो मखलूक से घिरा हुआ है। वो फ्लायर गन से लगातार इनके ऊपर हमला कर रहा है। अब एंडी भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर डोएन का ध्यान भटक जाता है और तभी एक मखलूक इसे मार देता है। और अब इन खतरनाक मखलूक ने यहाँ पर एंडी को भी देख लिया है, इसलिए इसे खाने के लिए इसकी तरफ बढ़। लेकिन तभी न्योमी अपने एयर सिस्टम से आसपास के सभी पोर्ट्स की लाइट्स को ऑन कर देती है। लाइट्स जैसे ही ऑन होती हैं तो मखलूक इन पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह एंडी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब एंडी एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर बहुत सारे जुगनू उड़ रहे होते हैं जो इसके सूट के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं। शुरू में एंडी को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर जल्दी इसे समझ आ जाता है कि जुगनू इस सूट को डैमेज कर रहे हैं। दरअसल वो सूट के अंदर घुसकर इसे मारना चाहते हैं, इसलिए जुगनू को अपने ऊपर से हटाकर यहाँ से भागता है। लेकिन तभी ज़मीन के नीचे से एक मॉन्स्टर इसे पकड़ लेता है, जिसे धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर निकलना शुरू कर देता है। इससे एंडी का हार्ट बंद होना शुरू हो जाता है। ये बात इसके सूट के एयर सिस्टम को पता चल जाती है, इसलिए इसका सूट इसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये शॉक इस मॉन्स्टर को भी लगता है, जिसकी वजह से वो इसे अपने मुंह से बाहर निकालकर दूर फेंक देता है और एक बार फिर से वही खतरनाक मखलूक इसका पीछा करना शुरू कर देता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक गार के अंदर चला जाता है, लेकिन एंडी की किस्मत एक बार फिर इसका साथ नहीं देती। ये गार इन्हीं खूनी जुगनुओं की थी जो इसके सूट को डैमेज करके इसके अंदर जाकर इसे मारना चाहते हैं। इसलिए एंडी यहाँ से बाहर निकलकर भागता है, जिसके बाद इसके सूट का ये सिस्टम से बताता है कि इसके सूट की ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इसे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुँचना चाहिए। अगर वो अपनी साथी को बचाने के लिए गया तो इसकी मौत हो जाएगी। ये बात वो अपनी साथी न्योमी को बताता है। न्योमी कहती है ठीक है, तुम यहाँ से स्पेसशिप की तरफ चले जाओ, लेकिन इसे पता है कि अगर वो न्योमी तक ना गया तो उसकी मौत यकीनन हो जाएगी। दरअसल वो अपने पॉट से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और इस तरफ बढ़ चलता है। यहाँ पर न्योमी का पॉट्स है। जल्द वो पॉट्स तक पहुँच जाता है। न्योमी अपने पॉट्स का दरवाज़ा खोल देता है। वो पॉट्स के अंदर जाता देखता है कि न्योमी का पैर वहाँ पर फंसा हुआ है। वो टूल्स की मदद से न्योमी के पैर को वहाँ से बाहर निकालता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करता है। अब वो फैसला करते हैं कि वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि वहीं पर इनकी जान बच सकती है। लेकिन बाहर चारों तरफ खतरा है, क्योंकि बाहर खतरनाक मखलूक इनका इंतजार कर रही है। जब वो बाहर निकलते हैं, इस सैयारे की खतरनाक मखलूक इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भागते हुए अपनी स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। और जब वो इसके अंदर जाते हैं तो इनसे डोर बंद नहीं होता। दूसरी तरफ बहुत सारे खूनखार मखलूक इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों समझ चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन तभी न्योमी किसी तरह से स्पेसशिप के डोर को बंद करने में कामयाब हो जाती है। स्पेसशिप में इतनी मिकदार में ऑक्सीजन होती है जिससे वो यहाँ पर कई महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि अंदर भी वो खतरनाक मखलूक दाखिल हो चुकी है, जो अब इनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो एक कैबिन में दाखिल होकर दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देते हैं और बाहर से मखलूक अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। वो दोनों पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि अब इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। एंडी मरने से पहले न्योमी को अपनी फैमिली की वीडियो दिखाता होता था कि मेरी गलती की वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरी पूरी फैमिली की मौत हो गई। दरअसल एंडी इन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है, लेकिन न्योमी कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम अच्छे इंसान ना होते तो तुम कभी मेरी जान बचाने के लिए इतनी दूर तक ना आते। माजी में जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। वो दोनों बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। इतने में मखलूक भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है कि तभी न्योमी को एंडी के सूट में कुछ जुगनू नजर आते हैं जो इसके सूट के साथ चिपके हुए थे। वो जुगनू को पकड़कर मखलूक की तरफ फेंक देती है। जुगनू मखलूक के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। स्पेसशिप बहुत ही बड़ा होता है और जहाँ ये क्रैश हुआ था वो पहाड़ की चोटी होती है और नीचे गहरी खाई। दोनों भागते भागते स्पेसशिप के टूटे हिस्से में आ जाते हैं। मखलूक अब इन तक पहुँचने वाली होती है, इसलिए दोनों के दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। मखलूक भी इनके पीछे कूद जाती है। न्योमी इस मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और भागना शुरू कर देती है और एंडी को कुछ सोचने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ये इसके पास आखिरी मौका था अपनी और न्योमी की जान बचाने का। अचानक एंडी ऊपर की तरफ जाता है और एक पॉट्स में लेट जाता है। जल्दी से इस सिस्टम से सारे स्पेसशिप की लाइट्स ऑफ कर देता है और अब अंधेरे का फ़ायदा उठाकर न्योमी से कहता है तुम किसी तरह इस मखलूक को मेरे पॉट्स के बिल्कुल नीचे ले आओ, मैं ऊपर से पॉट्स को रिलीज़ कर दूंगा, जिसके नीचे दबकर वो मर जाएगी। न्योमी ऐसा ही करती है। वो अपने जिस्म के साथ बहुत सारी लाइट्स लगाकर भागना शुरू कर देती है, जिससे मखलूक इसके पीछे भागती है। और जैसे ही वो पॉट्स के नीचे आती है तो ऊपर से एंडी अपना पॉट्स को रिलीज़ कर देता है। पॉट सीधा इसके ऊपर गिरता है और वो दरिंदा वहीं मर जाता है। लेकिन ये देख न्योमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि इसकी जान बचाने के लिए एंडी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और अगले ही लम्हे एंडी को होश आ जाता है। दरअसल वो बेहोश हुआ था, मरा नहीं था और अब भी वो जिंदा था, जिसे देखकर न्योमी बहुत खुश हो जाती है। अब ये दोनों स्पेसशिप के अंदर पूरी तरह से महफूज थे और कई महीनों तक यहाँ पर आराम से रह सकते थे। इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि जल्दी ज़मीन से कोई रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगी और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। मेरी अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।